इन द प्रीवियस सेशन वी कवर्ड 7 years वॉर, जो कि हमने देखा कि वो चलती है बिटवीन 1756 टू 1763। हमने ये देखा कि 7 years वॉर के बाद ब्रिटेन एक ग्लोबल डोमिनेंट पावर की तरह उभरेगी, और यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो इन टेरिटरी को कंट्रोल करती है और इन टेरिटरीज़ के लिए लॉ बनाएगी। तो अब यहाँ पे पहले 7 years वॉर के पहले यहाँ पे 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी ऐसे करके। ठीक है, इन लोगों ने इन कॉलोनीज़ के सेटलर्स को बोला कि भाई तुम हमारा सपोर्ट करो, और फिर पूरे इंडिया, पूरा जो आगे का एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पर तुम अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपैंड कर लेना, तुम्हारी कॉलोनीज़ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मोर प्रॉफिट टू यू। लेकिन भाई इन इन सेटलर्स ने तो पूरा सपोर्ट करा। लेकिन बाद में ब्रिटिश जब 7 year वॉर जीत गए तो ये लॉ लेकर आए कि कोई भी सेटलर इस लाइन के आगे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे एक एपेलेचिन माउंटेन है, तो वो कहते हैं कि एपेलेचिन माउंटेन के आगे कोई सेटलर नहीं जाएगा। सेटलर कहता है भाई ये तो धोखा हो गया, हम लड़े इनके लिए कि हमको लगा कि ये पूरा का पूरा एक सेटलर को मिल जाएगा, और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कह दिया कि ये लाइन के आगे कोई नहीं जाएगा। तो फिर सेटलर को बिट्रेड फील हुआ। लेकिन सेटलर को फिर लगा कि ठीक है, मेरे पास इतनी रिसोर्स भी नहीं है कि भाई मैं पूरे इतने पूरे एरिया को गवर्न कर सकूँ, इतने पूरे एरिया में से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, इतनी लेबर है ही नहीं मेरे पास। तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये सेटलर कहते हैं चलो ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये लोग लॉ लेकर आते हैं। लॉ में क्या लिखा होता है, ये जो सेटलर है ये अपना सामान किसी भी नॉन ब्रिटिश कम कंट्री को नहीं बेच सकता। ठीक है, पहली चीज़। तो ये कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रिटेन में बेचेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री तो लगा सकते हैं। लॉ लेके आ जाते हैं कि ना, तुम अपनी इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते। तो ये क्या, सेटलर कहता है भाई फिर हमारा काम क्या है। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा काम है खेती करने का, तुम खेती करो, रॉ मटेरियल लगाओ और सामान को जहाज़ में पहुंचाओ ब्रिटेन में, और ब्रिटेन उसका सामान बनाएगा। सेटलर को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है पहले तो तुमने हमको एक्सपैंड करने नहीं दिया, फिर तुमने कहा कि हम अपना माल किसी और को नहीं बेच सकते, और फिर कहते हो हम इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारा लॉ नहीं मानते जाओ, क्योंकि ये सारे लॉ हमारी मर्जी के बिना बने। सो दीज आर लॉज विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और ये इनके ऊपर टैक्स भी लगाते थे, क्योंकि ब्रिटेन वॉर लड़ चुका था। ब्रिटेन को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो जब भी वॉर होती है तो वॉर के बाद सोसाइटी के अंदर टैक्सेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, टैक्सेस हैवी हो जाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई तुम टैक्स भी ले रहे हो और ना ही, और हम पे ऐसे लॉस बना रहे हो। तो यहाँ पे ये कहता है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सेटलर्स होते हैं ये कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। ठीक है, और ये जड़ बनता है किसका, अमेरिकन रेवोल्यूशन का। तो ये 13 कॉलोनीज कहती हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम अपनी इंडिपेंडेंस स्थापित करेंगे, हम अपना एक, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। तो ये 13 कॉलोनीज थी। ये 13 कॉलोनीज यूनाइट होके क्या बनाएंगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, कहाँ पर है ये कॉलोनी, अमेरिका में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज अ लैंडमार्क पॉलिटिकल मूवमेंट in the late 18th century 1765 to 1783 that led to independence of 13 British colonies in North America. It marked the birth of British United States of America and laid the foundation of modern democracy and anti-colonial nationalism. ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था। आईएफएस लिख लेते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, क्योंकि भाई यहाँ पे पहली चीज़ की मॉडर्न डेमोक्रेसी बनी, और मॉडर्न डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा अमेरिका में। तो इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे या कांग्रेस थी, उनको ये हो पाया कि डेमोक्रेसी से भारत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। इन द सेम वे वहाँ पे इंडिया के अंदर भी एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म का राइज हुआ। तो वो जो जड़ थी वो कहाँ पे थी, सबसे पहले वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में थी। तो जब इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का उदय करना था, तो हम अमेरिकन रेवोल्यूशन के एग्जाम्पल लेते थे कि ये देखो अमेरिका में ये हुआ है तो इंडिया में भी ये हो सकता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, पूरा आपको मैंने स्टोरी बता दी, वो लिख कर आना, ये भी देख लो। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, यही सेम चीज़ हमने डिस्कस करी है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोनोपोलीज अंडर मर्केंटाइलिज्म prevented economic freedom and industrial development in the colonies. Colonists were barred from trading with non-British nations or setting up local industry, यही हमने भी बात करी थी। प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस लॉ बैंड कलोनियल एक्सपेंशन वेस्ट ऑफ एपेलेचिन माउंटेन्स, एंगरिंग द सेटलर्स हु फॉट द 7 years वॉर फॉर दैट वेरी पर्पस, यही बात हमने भी देखी थी। टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट अजीब अजीब से टैक्स ले आता था, जैसे कि स्टैम्प एक्ट हो गया, टी एक्ट हो गया, विदाउट एनी कलोनियल रिप्रेजेंटेशन, वॉयलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट बेस्ड गवर्नेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट आइडियल्स आए, थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो,
इंस्पायर्ड द आइडियल्स ऑफ नेचुरल राइट, लिबर्टी एंड राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट टिरेनी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सारे तो मतलब ऐसे होता है ना कि ये सारे पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रीजंस हैं। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल वो फोर्स क्या थी, तो वो कह रहे हैं कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। रूसो कहता था कि जनरल विल रहती है, ठीक है, जनरल विल होगी डेमोक्रेसी की, ठीक है, तो रूसो डेमोक्रेसी के बारे में बोलता है। मॉन्टेस्क्यू कहता है सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, कि एक आदमी जो कि लॉ बनाता है लेजिस्लेटर, एक आदमी जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, एंड एक आदमी जो कि डिसाइड करेगा लॉ वॉलेट हुआ या नहीं, जज। ये तीनों एक नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स आएंगे। फिर जॉन लॉक की बात आएगी। तो ये सारे के सारे वो इंटेलेक्चुअल फोर्स देते हैं जो कि इन सेटलर्स को कहते हैं भाई हम अपना एक देश बनाते हैं जो कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी होगी। तो डेमोक्रेसी के आइडियल्स कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। इसी के साथ साथ फिर क्या होता है, बॉस्टन टी पार्टी होती है। बॉस्टन टी पार्टी क्या होती है, बॉस्टन टी पार्टी होती है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट टैक्सेशन वेयर कॉलोनिस्ट्स डंप टी इनटू द बॉस्टन हार्बर, प्रॉम्प्टिंग ब्रिटिश टू पास इनटॉलरेबल एक्ट्स 1774। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टी होती है, राइट, जो टी होती है वो ये पोर्ट पे आती है। और ये जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो जो टी बेसिकली मतलब चाय जो होती है, चाय को ये लोग बॉस्टन हार्बर में फेंक देते हैं। और इसको ये लोग कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। एंड कहा जाता है कि बॉस्टन टी पार्टी वॉज द प्रोक्लेमेशन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि यहाँ से अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू होता है। अब आप यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, साल आ चुका है 1774। आप ध्यान से देखो 1765 से ये बातें शुरू हो गई हैं, है ना। 1765 से ये बातें शुरू हो गई हैं कि हमको आज़ादी चाहिए। साल आ चुका है 1774। माहौल जो है वो गरमाने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, डेलीगेट्स ऑफ 12 कॉलोनीज मेट टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड सीक रेड्रेस। 12 कॉलोनी के डेलीगेट्स मिलते हैं और वो साथ में आके ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड 1775, फर्स्ट मिलिट्री एंगेजमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन। फिर इसके बाद 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्टेड बाय थॉमस जेफरसन। दिस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट प्रोक्लेम्ड द कॉलोनीज फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स asserting unalienable rights like right to life, right to liberty and pursuit of happiness। ये मूवी भी थी ना, याद है, अमेरिका की इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। रेवोल्यूशनरी वॉर होती है 1775 टू 1783। द वॉर सॉ मेजर बैटल्स लाइक साराटोगा, यॉर्कटाउन, एडेड बाय फॉरेन पावर्स लाइक फ्रांस, स्पेन एंड डच रिपब्लिक। तो ऐसा होता है कि अब हम सबको पता है ब्रिटेन का नंबर वन दुश्मन कौन था, फ्रांस। तो फ्रांस कहता है कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम अमेरिका की हेल्प करेंगे। और जो फ्रांस होता है वो पूरा का पूरा अपनी आर्मी जो ये रेवोल्यूशनरीज हैं इनके पीछे लगा देता है, ठीक है। और एंड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 ऑफिशियली एंडेड द वॉर, ब्रिटेन रिकॉग्नाइज्ड यूएस इंडिपेंडेंस एंड सीडेड ऑल क्लेम्स ओवर द अमेरिकन टेरिटरी, ठीक है। अब आप कहोगे भाई मुझे इसमें याद क्या रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है कि बॉस्टन टी पार्टी हुई थी और ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1783, है ना। ये बस ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ने आज तक कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू अमेरिकन रेवोल्यूशन। यूपीएससी ने हमेशा ये उसको ना इंडिया से जोड़ के पूछा है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे इंडिया इंडिया के अंदर इंस्पायर करा, ठीक है, इंडिया को कैसे इंस्पायर करा। तो आपको कुछ ना मतलब ऐसे फिलोसफी होती है वो पता होनी चाहिए कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। फिर इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनलाइटनमेंट थिंकर्स का एक रोल था, टैक्सेशन की वजह से हुआ, और इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी इनकी वजह से हुआ। बॉस्टन टी पार्टी से शुरू होता है और ट्रीटी ऑफ पेरिस पे ख़त्म होता है, बस। और आपको साल याद होना चाहिए 1783, ठीक है, 1783, बस हो गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो होता है वो 17 से AR 776, मैंने तो ऐसे याद किया था, AR 76, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं 1930 में, तो वैसे ही ये लोग 1776 में अपना पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि रीज़न क्या रहा कि ये जो 13 कॉलोनीज़ थी, ये वाली 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, ये लोग अंग्रेज़ों को कैसे क्यों झुका पाए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। द कॉलोनिस्ट, जो कि मतलब उन कॉलोनीज़ के मेन एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो कि लीड कर रहे थे उन कॉलोनीज़ को, द कॉलोनिस्ट डिस्प्लेड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन इन देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, रैलिंग टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मिलिट्री सपोर्ट आ गई फ्रांस से और स्पेन से,
तो उन लोगों ने कॉलोनिस्ट को मतलब एक वो मिलिट्री एडवांटेज भी दिया ओवर ब्रिटेन। लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप इंक्लूडिंग जॉर्ज वॉशिंगटन, आज है ना वॉशिंगटन डीसी इन्हीं के नाम पर है, हेल्प गाइड द कॉलोनिस्ट मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड इंस्पायर देयर कॉज। Familiarity with the terrain, the colonists' knowledge of local terrain and guerrilla warfare tactics allowed them to effectively engage the British forces। ऐसे होता था ना कि ये लोग क्या करते थे, ये जैसे मान लो ये अमेरिका की कोस्ट है तो ब्रिटिश फोर्स यहाँ पे उतरी समंदर में, तो समंदर पे नहीं लड़ेंगे, इनको अंदर 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 जंगल में ले जाएंगे और फिर जंगल में इनको मारेंगे, क्योंकि जंगल वॉरफेयर में तो वो एडवांस थे, तो ब्रिटिश जंगल वॉरफेयर में इतने एडवांस नहीं थे। Popular support, the colonists enjoyed widespread popular support within their communities, contributing to their overall success in the revolution। तो यहाँ पे जो locals थे वो भी किसको support करते थे, colonist को। British strategic mistake, British forces made strategic mistake including underestimating the colonists' resilience and facing challenges in deploying troops and supplies across vast American territory। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इनकी strategic mistake भी थी, ठीक है वो मैप चला गया, कि मतलब इनको ये लोग ना मतलब पूरे फ्रंट पे लड़ रहे थे, बेसिकली ऐसे करना चाहिए था ना कि इस जगह पे लड़ो और फिर एक एक करके ऐसे कॉलोनी में जाओ। तो इन्होंने क्या किया, इनकी आर्मी पूरी पूरी कोस्ट पे, जो इनकी पूरी ईस्टर्न कोस्ट है उस पर डिवाइड हो गई, तो डिवाइड करके फिर कॉलोनिस्ट के साथ लड़ेंगे तो फिर हारेंगे ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आउटकम्स ऑफ रेवोल्यूशन क्या था। क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। कब हो रहा है, 17 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1787 में, बिल ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी यहाँ पे, एंड रिलीजन एंड ड्यू प्रोसेस। भाई अब देखो कर्मा यहाँ पे कैसे काम करता है, आउटकम्स की बात कर रहे हैं ना, कर्मा देखो, फ्रांस यूके को कहता है, फ्रांस ने यूके को हराने के लिए, और मतलब फ्रांस ने क्यों मतलब इन कॉलोनिस्ट की सपोर्ट करी, ऐसा होता है ना कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो वैसे करके कि फ्रांस ने यूके को हराने के लिए, यूके ताकि क्योंकि 7 ईयर्स वॉर में फ्रेंच टेरिटरी को यूके ने एनेक्स कर लिया था, अब फ्रांस ने यूके को हराने के लिए लोकल्स को लोकल्स का साथ दिया। अब क्या होगा कुछ सालों में, ठीक है 17 मतलब लेट 1700s में हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद हम फ्रेंच रेवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट बिगैन इन 1789, कि फ्रांस बोल रहा था मज़ा आया डेमोक्रेसी हो गई, तुम्हारा शासन चला गया अंग्रेजों, और वहाँ पे क्या हुआ पीछे से फ्रांस में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि व्हाट मोटिवेटेड फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हम कहते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि फ्रांस दूसरे घर में आग लगाने गया था, आपने भी लगवा ली, ठीक है। सोशल देखते हैं, सोशल क्या था यहाँ पे, टॉपिक्स लाइक लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट वो प्रखर होने लगे। डिबेट्स ऑन स्लेवरी एंड वुमेन राइट्स बिगेन, ऑल्दो चेंज वॉज लिमिटेड इनिशियली। इट इंस्पायर्ड फ्यूचर मूवमेंट्स लाइक अबॉलिशनिज्म एंड वुमेन सफरेज। इकोनॉमिक में क्या था, ब्रिटिश ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन जो थी उसको हटा दिया, तो हमने देखा कि अमेरिका में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, मॉडल फॉर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जो कि लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में भी चलती हैं, ठीक है। वॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, तो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ रेवोल्यूशन। स्लेवरी रिमेन्ड इंटैक्ट, ये कह रहे हैं कि इसके बाद सिविल वॉर होगी, ये जो सिविल वॉर होगी ये लिंकन साहब कराएंगे। ऊपर वॉशिंगटन थे, अब लिंकन आएंगे और लिंकन कहेंगे कि हम ग्रेटर अमेरिका बनाते हैं और उसके अंदर सब बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, तो स्लेवरी अभी भी चल रही है। यहाँ पे लिखा है कि विमेन, अफ्रीकन अमेरिकन एंड नेटिव अमेरिकन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये किन के पास होगा, सिर्फ वाइट्स के पास में होगा। डिस्पाइट, तो मतलब इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी थी। डिस्पाइट दिस रेवोल्यूशन, डिस्पाइट दिस द रेवोल्यूशन एम्फेसाइजेस ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड रिपब्लिकनिज्म, लेड टू फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब मतलब ये वाला भी देख लेते हैं कि वॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, ऑफ कोर्स भाई था ही ना, ब्रिटिश की जो मर्केंटाइल पॉलिसीज थी उन्हीं की वजह से तो ये नाटक हुआ। बॉस्टन टी पार्टी टैक्स के खिलाफ था ना, तो हैवी टैक्सेशन के खिलाफ वो लड़ाई थी। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि कन्फिस्केशन ऑफ लॉयलिस्ट लैंड्स हेल्प क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एलिट्स, ठीक है। मतलब ये जो मतलब ब्रिटिश सरकार के लॉयलिस्ट थे उनका लैंड ये कॉलोनिस्ट ने चुरा छीन लिया था और उसको अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा का सारा चीज़ें तो इकोनॉमिक ही हो रही हैं। अगेंस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, इसका नेचर पॉलिटिकल था, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रूल की बात हो रही है, राइट।
इसी के साथ साथ यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हो रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। दैट इज़ वाई अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज आल्सो अ पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ठीक है। और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि कुछ कोई रेडिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग तो हुई नहीं लेटर रेवोल्यूशंस में, है ना। तो इसीलिए हम इसको एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मानेंगे। ओवरऑल in the American Revolution, economic factors were present and had an impact. It was primarily driven by political and ideological factors with the aim of securing political independence and individual freedom. ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, उसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, बट जो उनकी पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर थे वो ज़्यादा डोमिनेंट थे, कि वो चाहते थे कि अमेरिका में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ पे लिबर्टी की बात स्टार्ट होती है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। तो यहाँ पे लिबर्टी की बात होती है शुरू। यहाँ पे किसकी बात होती है, राइट्स की बात शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात शुरू होती है, लिबर्टी भी, इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। ठीक है, तो ये मेन है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, मैंने याद किया है LID करके। ठीक है, LID। एल से है लिबर्टी, आई से है इंडिविजुअल राइट्स, डी से है डेमोक्रेसी। ठीक है। तो अब लिड खुल गई किस चीज़ की, डेमोक्रेसी की। एक मतलब ऐसे मैंने इमेजिन करो ये डेमोक्रेसी है, इसकी लिड जो है वो ओपन हो गई। ठीक है, और अब पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी फैलेगी। तो अब क्या हुआ, आप ना इस पीरियड को प्लीज़ याद रखना, 1783। 1783 में अमेरिका स्थापित हो गया, है ना, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783। तो अब क्या होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन कब ख़त्म होगा, 1783। मतलब 1783 में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज अ सक्सेस। तो अब क्या होगा, लोगों ने कहा कि यार अमेरिका में 1783 में डेमोक्रेसी आ गई। अब इसके अंदर फ्रांस ने हेल्प किया। तो फ्रेंच लोगों ने कहा भाई ये क्या बात होती है, तुम दूसरे देशों में जाके डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हो, अपने देश में तुम मतलब क्या कहते हैं अभी भी राजशाही चला रहे हो। तो इसीलिए अमेरिकन रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से, जो कि स्टार्ट होता है 1799 तक। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन सिविल वॉर को कैसे इंस्पायर कर रहा है।